इनिशियलाइजेशन, फिर व्हाइल डू, ओके डू व्हाइल के साथ जा रहे हैं तो पहले आएगा डू, कोई कंडीशन वगैरह कुछ नहीं लिखना है, कोई ब्रैकेट नहीं है, एंड देन अगेन स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स के बाद इटरेशन, करेक्ट, ठीक है। और फिर यहाँ व्हाइल में हम क्या लिखेंगे, कंडीशन, सही है। और सबसे जरूरी एंड में क्या होना चाहिए, सेमीकोलन होना चाहिए, एंड में होना चाहिए सेमीकोलन, समझ रहे हो, राइट, ओके। ये तीन लूप्स हमने देखे। अब इसके बाद आएगा चौथा लूप, फॉर ईच लूप। अब इसका बस आज सिंटैक्स और यूज कैसे करना है ये देखेंगे, क्योंकि फॉर ईच लूप यूज करने के लिए आपको कम से कम एरे पता होना जरूरी है। पहले हमने एरे नहीं देखा, बट एक सेट ऑफ एलिमेंट्स अपने पास है, इन्यूमरेशंस, वो तो हमने देखा हुआ है, राइट। तो समझते हैं हाउ टू यूज फॉर ईच लूप, ओके। फॉर ईच लूप क्या करेगा, फॉर ईच लूप सिंटैक्स देखते हैं पहले इसका, या बढ़िया सिंटैक्स कहता है फॉर ईच में ईच इज नॉट वेयर, ये नहीं सोचना है कि वेयर शुड आई राइट ईच वर्ड, ओके। ईच जो है ये अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ दिस फॉर लूप वहां मेंशन किया हुआ है ईच, राइट। अब काम कैसे करेगा देखो, तो फॉर से शुरू करेंगे और अंदर जो है यहाँ पे रहेगा डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, कोलन सेट ऑफ एलिमेंट्स, ओके। और ये खत्म हुआ, ओपनिंग ब्रैकेट, इसके स्टेटमेंट्स, और ये हो चुका। यहाँ कहीं भी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इटरेशन कुछ नहीं है, ये सारी चीजें आपका लूप खुद डिसाइड करेगा। इनिशियलाइजेशन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, इटरेशन क्या होना चाहिए, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, आपका लूप खुद डिसाइड कर देगा, समझ रहे हो, ठीक है, ओके। तो फॉर डेटा टाइप एंड वेरिएबल में अब इसमें भी एक रूल हमें फॉलो करना है। अब इसका और एक सिंटेक्स आपको दिखाता हूं, तो यही एक और तरीके से लिखेंगे, फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन कोलन सेट ऑफ एलिमेंट वाला भी यहाँ पे होता है वेरिएबल, ओके। और फिर होते हैं उसके स्टेटमेंट्स, राइट। तो ये जो वेरिएबल है ये है एक्चुअली सेट ऑफ एलिमेंट्स, अब इसमें क्या रूल हमें फॉलो करना होता है, ये वाला जो वेरिएबल आपने इधर डिक्लेयर किया, सी डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये बात समझ रहे हो, डेटा टाइप एंड द वेरिएबल नेम, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, राइट, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में ये जो डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप और सेट ऑफ एलिमेंट्स में हर एक एलिमेंट का डेटा टाइप, ओके। सेट ऑफ एलिमेंट्स में हर एक एलिमेंट का डेटा टाइप ऑफ ईच एलिमेंट, ये दोनों जो है ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने, समझ रहे हो, ठीक है। अब ये कैसे काम करेंगे ये भी जरा समझते हैं, ओके, हाउ विल इट वर्क, राइट। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक सेट ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। अब सेट ऑफ एलिमेंट्स जिसके साथ वो मैक्सिमम फेमिलियर है, इट इज एन एरे, वो क्या है, एरे, राइट। अब यहाँ पे एरे का जो डिक्लेरेशन है वो अपना जो सीसीपी वाला डिक्लेरेशन है उसके साथ चलते हैं, क्योंकि वो हमें फेमिलियर है। अदरवाइज यहाँ जावा में एरे इज आल्सो ए रन टाइम ऑब्जेक्ट, तो उसे क्रिएट करने के लिए हमें न्यू ऑपरेटर भी यूज करना पड़ता है। तो हम एक काम करेंगे, न्यू ऑपरेटर को साइड में रखेंगे और सीसीपी वाले सिंटैक्स के साथ चलते हैं, राइट, ठीक है। तो फिर
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args, ओके। और यहाँ एक एरे क्रिएट कर लेते हैं सिर्फ इंट नम ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट इज इक्वल टू 5 6 9 15। डन, ये अपना एक एरे जो है क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी जो एरे क्रिएट हुआ है ये एक्चुअली रन टाइम क्रिएट होगा, मतलब वो हीप सेक्शन पे जाएगा, ठीक है। बट अभी हमने हीप सेक्शन वगैरह कुछ देखा नहीं है, तो हम सिंपली 4 एलिमेंट वाला एरे जो है वो यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। चलो ये अपना एरे जो है एक क्रिएट हुआ हैविंग 4 इंटीजर्स, एवरीबॉडी फैमिलियर विद दिस, राइट, ओके। अब इस एरे में 4 एलिमेंट्स है 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3, और इसमें स्टोर हुआ 5 6 9 एंड 15, और इसका नाम है नम। एक्चुअली जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा अलग लगेगा जावा में, बट अभी हम इसके साथ फैमिलियर है तो इसके साथ चलते हैं, क्योंकि अभी पर्पस है टू लर्न हाउ डज फॉर ईच वर्क, ओके। एरे कैसे काम करता है ये नहीं समझना है, क्या समझना है, फॉर ईच कैसे काम करता है, ओके। फॉर ईच यूज करके हमें क्या करना है, इस एरे के सारे एलिमेंट्स हमें प्रिंट कर देने हैं, राइट। तो फिर हम शुरू कर लेते हैं यहाँ पर फॉर ईच के साथ। तो फॉर ईच में ईच ये वाला वर्ड यूज करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है। ये आपका एरे का जो काम है उस काम के हिसाब से आपको फॉर ईच लूप को नाम दिया गया है, अदरवाइज कीवर्ड उसमें एक ही है फॉर, ठीक है, फॉर लूप वाला फॉर। तो हमने लिखा है यहाँ पे फॉर। अब सबसे पहले क्या था, वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद क्या था, कोलन। कोलन के बाद क्या लिखने के लिए कहा था, सेट ऑफ एलिमेंट्स। सेट ऑफ एलिमेंट्स इज आल्सो ए वेरिएबल, एवरीबॉडी नोज दैट। अगर आप एरे के साथ जाओगे, एरे इज आल्सो ए वेरिएबल। तो सेट ऑफ एलिमेंट्स वाला आपका जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। कौन सा वेरिएबल है अभी, नम हो गया। फिर यहाँ पे कोलन के लेफ्ट साइड में आपको कहा था डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कर लो। क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लेना है। चलो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, मान लेते हैं वी हैव x, ओके। तो हमने यहाँ पे x ले लिया, अब हमें x का डेटा टाइप को मेंशन कर देना है। तो ये जो वेरिएबल डिक्लेरेशन उसके डेटा टाइप का रूल हमने क्या देखा, सेट ऑफ एलिमेंट का एक एलिमेंट हमें कंसीडर करना है, नॉट होल सेट। होल सेट वाला डेटा टाइप अलग होता है और उसमें जो सिंगल एलिमेंट है उसका डेटा टाइप अलग होता है। जैसे क्या होगी, अभी हम एरे की बात कर रहे हैं, नम इज द एरे। नम वेरिएबल का डेटा टाइप अलग है, इट्स इन द स्क्वायर ब्रैकेट। और नम के अंदर जो एलिमेंट्स है उसके एक एलिमेंट का डेटा टाइप अलग है, इट इज ओनली इंट, ओके। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, जो सेट ऑफ एलिमेंट्स है उसमें से सिर्फ एक एलिमेंट देखो और उसका डेटा टाइप सोचो क्या है। अभी जो अपने पास एरे है उसके एक एलिमेंट का डेटा टाइप क्या है, इंट है, करेक्ट। तो आपके x वेरिएबल का डेटा टाइप भी क्या होना चाहिए, नीचे इंट होना चाहिए, ओके। तो हम इधर कहेंगे x का डेटा टाइप होना चाहिए इंट, x मस्ट बी इंट, डन, ठीक है। और फिर ओपनिंग ब्रैकेट आया, क्लोजिंग ब्रैकेट आया, अंदर हमें क्या लिखने हैं, स्टेटमेंट्स, राइट। चलो स्टेटमेंट्स में एरे के सारे एलिमेंट्स जो है उन्हें प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करने के लिए मैंने स्टेटमेंट लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और प्रिंटलन, दो वर्जन हमने देखे थे। किसमें स्लैश एंड प्रिंट नहीं होता, प्रिंट, ओके। सो प्रिंटलन यहां हम प्रिंट करेंगे x इक्वल टू प्लस x, x इक्वल टू प्लस x, क्लियर हो सबको, राइट, ओके। तो फॉर इंट x num सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x इक्वल टू प्लस x, ये हो गया। अब एग्जीक्यूशन कैसे होगा ये समझो। एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है फॉर ईच लूप का, उसमें x क्या रोल प्ले कर रहा है ये भी समझना जरूरी है, ओके। ऑनलाइन वाले ट्राय केले लेंगे तो मला स्क्रीन विजिबल झाली का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने x लिखा हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, इसकी वजह से एक x वाला वेरिएबल भी क्रिएट होगा। एवरीबॉडी फैमिलियर विद दिस, राइट। x वाला वेरिएबल क्रिएट हुआ, कितने बाइट्स एलोकेट होंगे x को, 4 बाइट्स, इंटीजर 4 बाइट का होता है, ओके। अब एग्जीक्यूशन शुरू हुआ। एग्जीक्यूशन में इन ईच इटरेशन, हर एक इटरेशन में आपका फॉर ईच लूप जो है
आपका ये जो सेट ऑफ एलिमेंट्स है इसका हर एक एलिमेंट आपके x में कॉपी करेगा एट ए टाइम, बस एक। तो अब क्या हो रहा है, पहला इटरेशन चल रहा है, पहले इटरेशन में x में स्टोर होगा num of 0, पहले इटरेशन में x में क्या स्टोर होगा, num of 0। ओके, तो num of 0 क्या है 5, सो x will contain 5, और फिर system.out.println x क्या प्रिंट करेगा 5 प्रिंट करेगा। फिर आपका एग्जीक्यूटर यहां से ऊपर जाएगा, देखो हमने कहीं भी कंडीशन नहीं लिखी है, इटरेशन नहीं लिखा है और इनिशियलाइजेशन भी नहीं लिखा है, ये सब कुछ आपका फॉर ईच लूप अपने आप कर रहा है। तो वो बाय डिफॉल्ट शुरू करेगा फ्रॉम द बिगिनिंग वाला एलिमेंट, फ्रॉम द 0th एलिमेंट। ओके, तो 5 जो है x में स्टोर हुआ, अब आप जो चाहो वो ऑपरेशन x के साथ कर सकते हो, हमने x को प्रिंट कर दिया, राइट। अब आपका एग्जीक्यूटर फिर गया फॉर ईच के पास, और फॉर ईच क्या करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट जो है 6, ओके, ये 6 आपका x में स्टोर कर देगा, सो x विल कंटेन नाउ 6। तो आपका x क्या असाइन हुआ अभी, num of 1। क्या ये num of 1 असाइन करने के लिए आपने कुछ किया, नहीं, ये सब कौन कर रहा है अंदर, फॉर ईच लूप कर रहा है। ओके, तो x में स्टोर हुआ num of 1, फिर अंदर आएगा प्रिंट ln x, क्या प्रिंट करेगा 1 5 के बाद 6 प्रिंट कर देगा, फिर घूम के जाएगा, इस बार x में क्या स्टोर होगा 9, अंदर आएगा 9 प्रिंट करेगा, फिर घूम के जाएगा, इस बार x में स्टोर होगा 15, अंदर आएगा 15 प्रिंट करेगा, फिर वापस घूम के जाएगा और देखेगा एरे के सारे एलिमेंट्स जो है वो खत्म हो चुके हैं। अब एरे के अगर सारे एलिमेंट्स खत्म हुए हैं तो फिर यहां से बाहर निकल के नेक्स्ट स्टेटमेंट से एग्जीक्यूटर जो है अपना काम शुरू करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट से अपना काम आपका एग्जीक्यूटर शुरू करेगा। क्लियर हो गया सबको, राइट। ओके, कैसे एग्जीक्यूशन हुआ देखो, सिंटैक्स क्या है वो भी जरा समझो। इंट x और num, इनका एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है ये भी जरा सोचो। इंट x और num, इनका एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है सोचो। चलो क्लियर हो गया। तो ये सिंपल सा सवाल है, ये जो x है, x का डेटा टाइप और num का डेटा टाइप दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरा सवाल, क्या फॉर ईच लूप में ईच नाम का कोई कीवर्ड है, नहीं है, ये नाम जो दिया गया है ये अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शनैलिटी दिया गया है, क्योंकि आपका फॉर ईच लूप सेट ऑफ एलिमेंट के हर एक एलिमेंट को रेफर कर रहा है बाय डिफॉल्ट। ओके, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, 0th एलिमेंट से स्टार्ट करेगा, कहां तक जाएगा, लास्ट वाले एलिमेंट तक पहुंचेगा। ठीक है, अब ड्यूरिंग ईच इटरेशन फॉर ईच लूप क्या कर रहा है, सेट ऑफ एलिमेंट का एक एक एलिमेंट उठा के वो फॉर ईच वाले वेरिएबल में कॉपी कर रहा है, फॉर ईच वाले वेरिएबल में क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। दैट इज व्हाई, ये वाला स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, वेरिएबल में यानी कि इस वाले केस में x में किया हुआ कोई भी चेंज वापस आपके सेट ऑफ एलिमेंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि सेट ऑफ एलिमेंट्स की मेमोरी अलग है और सेट ऑफ एलिमेंट का हर एक एलिमेंट जिस x में कॉपी हुआ है उस x की मेमोरी अलग है, उस x की मेमोरी क्या है, वो डिफरेंट है। और दैट इज व्हाई अगर मैं इधर लिखूं कि भाई मुझे हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करना है, तो इसलिए मैंने लिखा x इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई x, तो क्या ये चेंज यहाँ एरे में रिफ्लेक्ट हो पाएगा, नहीं होगा, ये कभी भी आपके एरे में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। समझ रहे हो नहीं, क्योंकि ये x जो है x की मेमोरी ही डिफरेंट है। तो ये वाला स्टेटमेंट अगर लिखा तो अभी देखो इसमें 15 है, 15 into 15 हो गया 225, वो वापस जाके स्टोर किसमें होने वाला है, x में, सो x will contain 225 not your set of elements। समझ रहे हो, तो वो जो वेरिएबल है वो वेरिएबल और आपका सेट ऑफ एलिमेंट्स इनकी मेमोरीज कंप्लीटली डिफरेंट होने की वजह से वेरिएबल में किया हुआ कोई भी चेंज सेट ऑफ एलिमेंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फॉर ईच लूप में हमने कहीं भी कंडीशन या इटरेशन लिखा हुआ है, नहीं, बाय डिफॉल्ट कंडीशन आपका लूप ही इंप्लीमेंट करेगा, इटरेशन भी आपका लूप ही इंप्लीमेंट करेगा। समझ रहे हो, ठीक है, इटरेशन भी आपका लूप ही इंप्लीमेंट करेगा। ये सब कैसे कर रहा है ये भी बता देता हूं। एरे जो होता है
there is a set of elements mostly using array जो implement हुए हैं. There are so many other set of elements. अगर आप collection की बात करोगे तो जो SQL हमने देखा था वैसा एक collection से आप पढ़ते जाओ वहां पर भी set of elements कई सारे हैं using array using linked list. Okay, maps, multi maps सब कुछ है. These are also set of elements. ये जो array type वाले जो set of elements होते हैं array type वाले हर array में एक length नाम की प्रॉपर्टी होती है नॉट फंक्शन क्या होता है length नाम की प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी रिटर्न्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द array हमें उसके लिए कुछ नहीं करना है दिस प्रॉपर्टी रिटर्न्स बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द array तो जो क्या रिटर्न करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द array ठीक है अब वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द array यूज करके आपका फॉर ईच लूप अपनी इटरेशंस डिसाइड कर रहा है और इटरेशन में आपने सेट ऑफ एलिमेंट जो है वो पहले से दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसको मिल गए तो सेट ऑफ एलिमेंट का हर एक एलिमेंट वो आसानी से एक्सेस करेगा और एक ही एलिमेंट उठा के आपके एक्स में क्या कर देगा कॉपी कर देगा ये हो गया राइट फॉर ईच लूप समझ गए हो राइट ओके चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा लिखो फॉर ईच लूप this loop your first point this loop contains only one keyword for this loop contains only one keyword for there is no any keyword like each next one this loop refers every element of array this loop refers every element of array like set of elements every element of set of elements hence we call it for each loop hence we call it for each loop hence we call it for each loop next point syntax ये ऊपर वाला पहला सिंटैक्स लिख लो दूसरा अब ये इंफॉर्मेशन के लिए दिया था कि वो एक्चुअली है क्या पहला वाला सिंटैक्स लिख लो डेटा टाइप वेरिएबल नेम कोलन सेट ऑफ एलिमेंट्स लिखो नेक्स्ट पॉइंट here data type variable name here data type variable name is the declaration of a variable is the declaration of variable set of elements can be an array comma array list का a और l दोनों कैपिटल बना लो an array list enumeration etc etc next one here data type of variable and data type of
single element of set of elements. Here, data type of variable and single element of set of elements must be same. Must be same. Next one. For each loop, copies every element of copies every element of set of elements copies every element of set of elements into variable then we can access that variable inside the body of for each loop. Next point. यहाँ पे उसी में कंटिन्यू करो नेक्स्ट लाइन पे. The memory of variable declared at for each. The memory of variable declared at for each and the memory of set of elements and the memory of set of elements are different. Hence, any changes made in the variable declared at for each comma never gets reflected in set of elements. Never gets reflected in set of elements. चलो हो गया. ठीक है. झालं का? झालंच का बाबा? बाटल्या सांभाळताय का? बाटल्या पडायला वेळ लागली. तशी साहस देता है. चलो ठीक है. तो ये वाला प्रोग्राम जो है इसको अपडेट कर लेते हैं. ठीक है. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. यहाँ पे हमें कौन चाहिए? सेट ऑफ एलिमेंट्स, राइट? तो हमने लिखा int num is equal to cpp वाला सिंटैक्स ट्राई करके देखते हैं. 2479 डन. सेव कर लेते हैं इसको और एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं नीचे system.out.println और अपना एरे का एलिमेंट प्रिंट कर देते हैं num of 0. डन. num of 0 should print 2. सेव किए इसको. जावा सी. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रोग्राम 1 है. यस, प्रोग्राम 1 और फिर जावा प्रोग्राम 1 ये 2 प्रिंट हो गया. एवरीबॉडी क्लियर विद दिस, राइट? हमने एरे एक्सेस किया. ठीक है. अब हमें फॉर ईच लूप यूज करके इस एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है. ठीक है. तो एक रूल इसका एक्सप्लेन करके देखते हैं. तो मैंने यूज किया फॉर. और फॉर के अंदर सबसे पहले क्या करना है? वेरिएबल को हमें डिक्लेयर कर देना है, राइट? उस वेरिएबल का डेटा टाइप और किसका डेटा टाइप? सेट ऑफ एलिमेंट के हर एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट का डेटा. दोनों क्या चाहिए? सेम. अभी अपने पास सेट ऑफ एलिमेंट्स कौन है? नम. नम के सिंगल एलिमेंट का डेटा टाइप क्या है? इंट. तो मैंने इधर लिखा int x कोलन एंड नेम ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स ओनली नेम. ओके. और फिर हमें इसके अंदर बस ये प्रिंट कर देना है x is equal to plus x. ठीक है. इसको सेव कर लेते हैं. कंपाइल एंड रन. हो गया. और देखो 2479 यहाँ पे
आपके सेट ऑफ एलिमेंट्स जो है सारे क्या हो गए, प्रिंट हो गए। ठीक है, एग्जांपल क्लियर हो गया? ये एग्जांपल नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये लिख लो, फिर इसकी तरफ वेरिएशंस देखते हैं क्या क्या हमने देखे। ठीक है, ओके, तो सही है। देखो, अब सबसे पहला वेरिएशन, ये जो x हमने इधर डिक्लेयर किया हुआ है, इसको यहां से हटाते हैं। लेट्स डिक्लेयर int x, बाहर डिक्लेयर किया और अंदर हमने उसको यूज कर लिया। जो रूल था अपना एक बेसिक रूल कि भाई फर्स्ट यूज से पहले वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। क्या हमने फर्स्ट यूज से पहले अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया? यस। तो यहाँ पे हम कंपाइलर के सारे रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलो देखते हैं क्या कहता है कंपाइलर। सेव किया हमने इसको एंड कंपाइल। ओके, कुछ गड़बड़ होगी। क्या कह रहा है? बैड इनिशियलाइजर फॉर लूप। ओके, व्हाट डज दैट मीन? इट मींस हमने एक पॉइंट लिखा हुआ है, वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड एट द फॉर ईच लूप ओनली। आप उसको पहले डिक्लेयर करके फिर फॉर ईच लूप के अंदर यूज नहीं कर सकते। कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड एट द फॉर ईच लूप ओनली। क्लियर हुआ? राइट, एग्जांपल लिखा हुआ है, उसके नीचे एक पॉइंट ऐड कर देते हैं। फिर से एक बार लिखो, loop variable of for each loop variable of for each loop must be declared at the for each loop only. You can't use pre-declared variable. You can't use pre-declared variable as a loop variable of for each loop. लूप वेरिएबल मतलब कौन, ये क्लियर हो जाएगा ना? ये फॉर ईच के अंदर में जो वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने किया हुआ है, दैट वेरिएबल इज द लूप वेरिएबल। या फिर आप फॉर के अंदर भी कई सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जरा नोट करो, बस इतना ही करना है। जनरेट्स एरर, दिस सिंटैक्स जनरेट्स एरर, बैड इनिशियलाइजर फॉर लूप। भैया उठा दो बेटा, भैया हाँ उठा भैया, उठा, हाँ उठा बेटा, भैया बोलो भैया। हो गया? आ रही है बेटा। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? int x, राइट? तो system.out.println x यहाँ पे हो चुका। अब एक काम कर लेते हैं, ये x को प्रिंट करने के बाद x को बस 0 असाइन कर देते हैं। ओके, इसका एक पॉइंट हमने देखा था, लूप वेरिएबल की मेमोरी और सेट ऑफ एलिमेंट्स की मेमोरी दोनों क्या है? तो x को अगर आप कुछ भी असाइन कर रहे हो तो वो असाइनमेंट आपके सेट ऑफ एलिमेंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। मतलब x को 0 असाइन करने के बाद भी अगर मैं यहाँ पे लिखूं system.out.println num of 1 is equal to plus num of 1, क्या प्रिंट हो जाना चाहिए? 4 प्रिंट हो जाना चाहिए। समझ रहे हो नहीं? जबकि हम यहाँ पे इसको क्या असाइन कर रहे हैं? हमेशा 0 असाइन कर रहे हैं, राइट? तो इसको सेव कर लेते हैं, कंपाइल
ओके फॉर इंट x, ओके ऊपर भी x का डिक्लेरेशन है, इसको हटाना पड़ेगा, डन सेव किया एंड रन। सी x2479 और num of 1 फिर से एक बार क्या प्रिंट हुआ, 4 ही प्रिंट हुआ, समझ गए हो राइट। ये वाला एक कोड ऐड कर दो बस, ऊपर एक स्टेटमेंट लिखो, changes made in loop variable never get reflected in set of elements, for example सिर्फ लूप लिख लो, नीचे का ये एक स्टेटमेंट है। चलो हो गया, ठीक है ओके। तो फॉर ईच लूप जो है क्लियर हो गया सबको। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं रिगार्डिंग टू लूप्स, राइट। सी एक सिंपल सा सवाल है, डिफरेंस बिटवीन व्हाइल और डू व्हाइल सबको क्लियर हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन शुड आई यूज फॉर लूप and when should I go with while or do while, while do while दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। for और while में क्या डिफरेंस है, ये छोटी सी चीज हमें समझनी है, राइट। according to CCV सारे belongs to second year and third year ना, और fourth year में तो ये for हमें कब यूज करना है और while हमें कब यूज करना है, इसका एक छोटा सा आंसर हमें चाहिए। तो इसको एक बड़ा बता सकते हैं, और जब हमें इनिशियल एंड एंड कंडीशन पता होगी एंड व्हाइल व्हेन वी नो दैट अप टू दिस वेरिएबल वी हैव टू, मतलब कंडीशन पता है, कंडीशन की एंड वैल्यू पता है, वही एंड वैल्यू का मतलब कंडीशन होता है। कंडीशन में क्या होती है, एंड वैल्यू होती है, कहीं हमने देखा आपका इनपुट से डिसाइड करो, फर्स्ट वैल्यू गोस टू इनिशियलाइजेशन, लास्ट वैल्यू गोस टू कंडीशन, तो एंड वैल्यू पता है मतलब कंडीशन पता है। बड़ा कब यूज करोगे, फॉर एंड व्हाइल, ये वाली सिचुएशन में फॉर यूज करेंगे, ये वाली सिचुएशन में व्हाइल यूज करेंगे, ये लॉजिकल आंसर है। कंपाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर से करो व्हाइल से करो, इट हैज नथिंग टू डू विद इट, बट ये लॉजिक भी होता है, बता सकते हो नहीं, पढ़ेंगे मगर when should I use for, when should I use while, श्रीकांत को आसान कर उसका माहिती इकडे कोमल कोमलच ना, नहीं ठीक है। For finite conditions the request is the for loop and while और and while फाइनल कंडीशन दिली असेल तर finite फॉर condition the finite condition असेल, फाइनाइट कंडिशन असेल तर फॉर लूप, फाइनाइट कंडिशन नसेल तर हे काय असते, फाइनाइट कंडिशन इनफाइनाइट कंडिशन हे कसं असते, कंडिशन कंडिशन होती है, उसमें फाइनाइट इनफाइनाइट नहीं होता। चलो ठीक है, अब हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, आपको कुछ पता है नहीं पता, चलो ठीक है। तो और वो कहता है जब आपको नंबर ऑफ इटरेशंस पता है, नंबर ऑफ इटरेशंस मतलब लूप कितनी बार घूमने वाला है, अगर ये कोड लिखते हो तो आपको पता है, then move it forward। फॉर एग्जांपल मैंने कहा प्रिंट 1 to 10 यूजिंग लूप, 1 to 10 प्रिंट करना मतलब कितनी बार घूमेगा, 10 बार घूमेगा। नाउ आई नो कि मेरा लूप 10 बार घूमने वाला है, तो आई हैव टू गो फॉरवर्ड लॉजिकली, ओके। वैसे तो ये आप वाइल के साथ भी कर सकते हो, लॉजिकली इसके साथ जाएंगे फॉर के साथ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कितनी बार अपना लूप घूमने वाला है।
और दूसरी सिचुएशन होती है कि लूप कितनी बार घूमेगा ये नहीं पता, बट रुकेगा कहां पे ये पता है, रुकेगा कहां पे ये पता है। इन दैट केस वी हैव टू गो विद while loop. ओके, फॉर एग्जांपल कितनी बार घूमेगा डोंट नो, बट रुकना कहां पे ये पता है। ओके, फॉर एग्जांपल फाइंड nth प्राइम नंबर, फाइंड व्हाट nth प्राइम नंबर। अब यहाँ पे nth प्राइम ढूंढने के लिए कितनी बार लूप घूमेगा, डू वी नो दैट? अगर मैं कहूंगा भाई पांचवा प्राइम नंबर ढूंढना है तो आपको क्या 11 टाइम्स घूमेगा, क्योंकि 11 इज द फिफ्थ प्राइम नंबर, बराबर है ना? 2 3 5 7 8 का 11 इज द फिफ्थ प्राइम नंबर। तो चलो हो सकता है आपको 10 15 20 तक पता हो। अब मैंने कहा फाइंड 50,000th प्राइम नंबर, अब ये हमें नहीं पता तो कितनी बार घूमेगा, 5 लाख बार घूमेगा, 10 लाख बार घूमेगा या 50 लाख बार घूमेगा, टू फाइंड द 50,000th प्राइम नंबर। बट वो घूमे चाहे कितनी भी बार, कहाँ रुकना है ये मुझे पता है, कहाँ रुकना है 50,000th प्राइम नंबर जैसे ही मिलेगा आई विल स्टॉप, मतलब मुझे रुकने वाली कंडीशन पता है, बट घूमेगा कितनी बार ये नहीं पता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या यूज करेंगे, while लूप हम यूज करेंगे। यस, ऐसी सिचुएशन में हम while लूप को यूज करेंगे। Everybody clear with this, right? So let's point ऐड कर देते हैं, लिख लो वहां पे when should we use for and while, when should we use for and while, लॉजिकल है। ओके, लिखो if we know number of iterations in the program, if we know number of iterations in the program, we have to go with for loop, we have to go with for loop, we have to go with for loop. Next line, if we don't know number of next line चलिए example, next line लिखना चलिए example है print 1 to 10, print 1 to 10 comma find 5 factorial, find 5 factorial। ओके, इन सब में हमें क्या पता है, नंबर ऑफ इटरेशंस पता है, तो हम ये दोनों प्रोग्राम कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर लूप यूज करके, लॉजिकली फॉर लूप यूज करना है। नेक्स्ट लाइन पे लिखो when we don't know, when we don't know number of iterations, when we don't know number of iterations in the program, but we know terminating a condition, but we know terminating a condition, then we have to go with while or do while, then we have to go with while and do while। ऑनलाइन वाले इंटीग्रल हो बना, then we have to go with while or do while। For example, find the nth prime number, find nth prime number। दूसरा एग्जांपल, keep scanning a number from user until he enters 0, keep scanning a number from user until he enters 0। चलो हो गया, ठीक है, ओके। अब कुछ प्रोग्राम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर व्हाइल वाला डिफरेंस क्लियर हो गया। ये एग्जांपल्स जो है वो आगे आएंगे, उसके लिए दो पॉइंट्स अभी देखना जरूरी है। चलो कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अब एग्जांपल क्या कहता है, देखो एग्जांपल कहता है यूजर से एक नंबर हमें स्कैन करना है और इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उन सारे डिजिट्स की एडिशन प्रिंट कर देनी है। ओके, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, कोड आपको खुद ही करना होगा, समझ रहे हो? ठीक है,
सी लॉजिक कहता है अगर आपके पास कोई नम है कंटेनिंग 327 तो हमें इसका एक एक डिजिट बाहर निकाल के उनकी एडिशन कर देनी है। मतलब आंसर होना चाहिए 7 + 2 + 3 12 शुड बी द आंसर। ओके, तो हमें क्या क्या करना है, पहले 7 को बाहर निकालना होगा, फिर क्या करेंगे 2 को बाहर निकालेंगे, उसके बाद 3 को बाहर निकालेंगे। अब ये करने के लिए आपको सिंपली मॉड्यूलस और डिवीजन वाले ऑपरेशंस करने हैं। पहले दूसरे असाइनमेंट में कहीं भी तो क्वेश्चन था, देखो एक एक डिजिट प्रिंट करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन का वो बेस था। वहां पर भी आपको मॉड्यूलस और डिवीजन वाले सिंपल से ऑपरेशन करने थे, एक एक डिजिट प्रिंट करने के लिए, उल्टा प्रिंट किया था ना हमने, राइट। तो यहाँ पर भी वही करना है। तो अब नम से मुझे क्या करना है, सबसे पहले 7 बाहर निकालना है। तो मैं कहूंगा नम मॉड 10 और इसका जो रिजल्ट आएगा वो मैं किसी रिमाइंडर में स्टोर करूंगा। ठीक है, नाउ रिमाइंडर इज 7, मतलब हमें एक डिजिट मिला, ये एक डिजिट किसी सम वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ये एक डिजिट क्या करेंगे, किसी सम वेरिएबल में ऐड कर देंगे, राइट। हमें इन सारे डिजिट्स की एडिशन करनी है, ये बात क्लियर है कि नहीं? सारे डिजिट की एडिशन करनी है। अब उनकी एडिशन हम एक साथ नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, एक एक नंबर ऐड करना है। क्या करना है, हमें एक नंबर ऐड करना है बाहर निकाल। पहले कौन सा नंबर बाहर निकला, 7। 7 को सम वेरिएबल में ऐड कर देते हैं। ओके, तो मैं लिखूंगा कि भाई 7 जो है एक सम वेरिएबल में ऐड कर दो, मतलब रिमाइंडर, और ये जो भी एडिशन आएगी वो वापस किसको असाइन करोगे, सम को ही असाइन करोगे। सो द वैल्यू ऑफ सम बिकम्स 7, वैल्यू ऑफ सम बिकम्स 7। अब मुझे क्या चाहिए, 7 तो ऐड हो चुका, नाउ आई वांट 2। 2 के लिए 327 से 32 बाहर निकालना जरूरी है। 32 कैसे बाहर निकलेगा, डिवाइड बाय 10 करोगे नम को, मतलब अगर हमने लिखा 327 डिवाइडेड बाय 10, तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर सेकंड वाला काय रिजल्ट असतो रे, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजरचा इंटीजर असतो, बरोबर। तो 327 डिवाइड बाय 10 आपको क्या मिलेगा, 32, नॉट 32.7, इट विल गिव यू 32, राइट। तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 32। ये 32 वापस हम नम में स्टोर कर देंगे, सो दैट नम बिकम्स 32। ओके, तो नम की वैल्यू 32 होने के लिए हमने क्या ऑपरेशन किया, नम डिवाइडेड बाय 10, वापस किसको असाइन करेंगे, नम को ही असाइन करेंगे, और फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। नाउ द वैल्यू ऑफ नम इज व्हाट, 32, वैल्यू ऑफ नम इज 32। चलो कंटिन्यू कर लेते हैं। तो 32 मॉड 10 क्या मिलेगा अभी रिमाइंडर में, 2, करेक्ट, रिमाइंडर में मिला अभी 2। सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, व्हाट इज करंट वैल्यू ऑफ सम, 7 + 2 क्या होगा, 9। देन नम इक्वल टू नम बाय 10, नम की करंट वैल्यू क्या है, 32, 32 बाय 10 क्या मिलेगा, 3। सो द वैल्यू ऑफ नम बिकम्स 3, और सम में मिला हमें 9। फिर घूम के वापस जाएंगे, 3 mod 10 इकडे शेवट, व्हाट इज 3 mod 10, 0 की 3, करेक्ट। तो 3 mod 10 आपको क्या मिलेगा, 3, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो रिमाइंडर में क्या मिला, इस बार मिला 3। देन सम प्लस रिमाइंडर, 9 + 3 क्या मिल जाएगा, 12, एंड देन num is equal to num by 10, 3 by 10 क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा, 3 by 10 will be 0, 3 by 10 will be 0। क्लियर हो गया सबको, राइट। तो आपके num की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब मुझे ये बताओ, अगर num की वैल्यू 0 हुई, should I continue the code, no, कोड अब यही रुक देना है हमें, समझ गए कि नहीं। तो लॉजिक क्लियर हुआ, कब तक हमें कोड कंटिन्यू करना है, num की वैल्यू जब तक 0 नहीं होती तब तक हमें कोड जो है वो कंटिन्यू कर देना है। ओके, चलो लिख लो।
लिमिट का पब्लिक स्टैटिक वॉइड मींस ये शुरू करो यूजर से नंबर स्कैन करके उसके डिजिट्स की एडिशन प्रिंट कर दो, कोड पूरा लिख लो, मस्त लॉजिक लिखो समझ में आनी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एरे चलो हो गया। बरं नवीन आलेली कोड समजा का पहा, यूजर से पहले नंबर स्कॅन कर लो, नंबर होगा num इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। फिर एक सम वेरिएबल की आपको जरूरत होगी जो बनेगा 0। फिर कंडीशन कौन सी है, जब तक num 0 नहीं होता तब तक कंटिन्यू करना है। अब आप बता सकते हो कि इस वाली केस में कोड लिखते वक्त क्या मुझे पता है कि नंबर ऑफ इटरेशंस कितने होंगे? नहीं, जितने डिजिट्स है उतने इटरेशंस होंगे। 2 डिजिट्स, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट कितने हैं वो पता नहीं। तो फिर हमें कौन सा लूप यूज करना चाहिए? व्हाइल लूप हमें यूज करना चाहिए, ओके। तो फिर हमने लिखा व्हाइल, और फिर व्हाइल में कंडीशन क्या बताई थी? num is greater than 0 जब तक है तब तक रिमाइंडर पहले ढूंढो, num mod 10। फिर इस रिमाइंडर को सम में ऐड कर दो, सम प्लस रिमाइंडर। num इक्वल टू num by 10, ओके। और ये सब होने के बाद सबसे एंड में इधर क्या प्रिंट करोगे? सम प्रिंट कर दोगे, बस हो गया। क्लियर हो गया? ओके। लॉजिक समझ गए कि नहीं? देखो ये वाला चैप्टर आपका लॉजिक बिल्ड करेगा, बट थोड़े से एफर्ट्स आपको लेने पड़ेंगे। ये आगे जरूरी है जब डेटाबेस के साथ, स्ट्रिंग्स के साथ आप काम करने वाले हो, वहां आपका लॉजिक बिल्ड होना जरूरी है, उसके लिए बहुत जरूरी है, ओके। चलो आगे चलते हैं। तो ये वाला कोड समझ गए हो। अब दूसरा कोड कहता है सी, एक नंबर यूजर से हमें स्कैन करना है और उसका रिवर्स फाइंड आउट करना है। रिवर्स मतलब रिवर्स नंबर बनाना है। रिवर्स का मतलब कई बार आप लोग एक एक डिजिट बाहर निकाल के प्रिंट कर देते हो, एक एक डिजिट बाहर निकाल के प्रिंट कर देते हो, वो नहीं करना है। एक एक डिजिट बाहर निकाल के प्रिंट नहीं करना है, रिवर्स नंबर क्रिएट करना है। मतलब अगर आपका नम यूजर ने दिया हुआ है 2654, तो रिवर्स नंबर आना चाहिए 4562। फिर आप आउटपुट में लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिवर्स इज इक्वल टू प्लस रिवर्स, और फिर यहां आपका रिवर्स वैल्यू क्या प्रिंट होगा? 4562। समझ गए हो? अब ये रिवर्स करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है। जब आप यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर कर रहे हो, तो यहाँ बस आपको इन दो में से किसी को मल्टीप्लाइड बाई 10 करके जो रिजल्ट आएगा वो वापस सम में स्टोर कर देना है। बाकी लॉजिक पूरा सेम ही है, बस एक छोटा सा चेंज है। कौन सा? सम इनटू 10 प्लस रिमाइंडर होगा या फिर सम प्लस रिमाइंडर इनटू 10 होगा। अब इन दो में से क्या होगा ये आपको ढूंढना है, ओके। कर लो, कोड कंप्लीट कर लो। पहले ढूंढो किसको मल्टीप्लाइड बाय 10 करने के बाद हमें वो रिवर्स नंबर मिलेगा, और कोड कंप्लीट कर लो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से शुरू करो।
हो गया? इसे एक को मल्टीप्लाइड बाय 10 करके आपको आंसर मिल जाएगा, बस इसको करना है मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आपको ढूंढना है। चलो हो गया, ठीक है। किसको किया मल्टीप्लाइड बाय 10? गादेवर किसको किया? किसको किया? पाठीमकर सम। ओके, सम को मल्टीप्लाइड बाय 10 करके रिवर्स नंबर मिल रहा है। बस आपको चेक करके देखना था कि मान लो आपका नम जो है कोई भी एक वैल्यू कंसीडर करो, देखो चेक करना है, मतलब अब देखो लक्ष्य रहा उधर है, बंद करा लेस बंद करा। ये बात समझो, जब आपको चेक करना है तो सिंपली उस वेरिएबल में एक वैल्यू डालकर आपको देखना है कि उसकी वैल्यू रिवर्स आ रही है कि नहीं आ रही, राइट? तो फिर हमने मान लो नम की वैल्यू चलो कर देते हैं 73, तो इसका रिवर्स क्या आना चाहिए? 37, राइट? और यहाँ पे चेंज कर देते हैं, सम इक्वल टू सम इनटू 10 के साथ चलते हैं। ओके, सम इक्वल टू सम इनटू 10 प्लस रिमाइंडर, राइट? चलो शुरू करते हैं। तो 73 इज ग्रेटर देन 0, 73 है अभी नम की वैल्यू, तो 73 ग्रेटर देन 0 ट्रू हुआ, अंदर आए। रिमाइंडर में क्या स्टोर होगा इन द बिगिनिंग? 3, 73 mod 10 क्या मिला? 3। सम की वैल्यू इनिशियली क्या है? 0, so 0 into 10 0 plus 3 क्या मिला? 3, so value of sum becomes 3। then num equal to num by 10, num की वैल्यू क्या हो गई? 7। फिर वापस गए, भाई 7 ग्रेटर देन 0, ये ट्रू हुआ। ट्रू होके एग्जीक्यूटर अंदर आया, अंदर आके रिमाइंडर इज इक्वल टू नम की वैल्यू क्या है अभी? 7, 7 mod 10 क्या मिलेगा? so remainder is 7। now sum equal to current value of sum क्या है? 3, 3 into 10 30 plus 7 क्या मिला? 37 and num equal to num by 10, 7 by 10 क्या मिलेगा num? 0। जैसे ही 0 होगा यहाँ से फॉल्स होके बाहर आएंगे, सम की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 37, एग्जैक्टली रिवर्स नंबर प्रिंट हो चुका। क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अब इसी कोड को बेसिक कंसीडर करके हमें बस पैलिंड्रोम वाला कोड कर लेना है। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? लेफ्ट से पढ़ो राइट से पढ़ो नंबर सेम ही है। फॉर एग्जांपल 363, लेफ्ट से पढ़ा राइट से पढ़ा तो भी क्या है? 363। ये वाला कोड आपको कर देना है, कर लो। चेक नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, और क्या करता है? पहले अपना लॉजिक डिसाइड करो, फिर कोड करो। उससे गाड़ो सर्कल इस प्रोसेस में पहले अपना लॉजिक डिसाइड करो कि एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। यूजर से नंबर स्कैन करेंगे, फिर उसका रिवर्स करेंगे, रिवर्स करके ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करेंगे, दोनों सेम रहे फाइल करो, नहीं तो नॉट फाइल करो।
चलो हो गया सी बरोबर नीट लक्ष द्या एवढ्या वेळ नाही लागला पाहिजे जाऊ शकतो आपण देखो पहले तो फाइंड रिवर्स नंबर पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा रिवर्स फिर इस रिवर्स को ओरिजिनल नम के साथ बस कंपेयर कर देना है अगर इक्वल हुआ तो क्या कहेंगे पैलिंड्रोम और अगर इक्वल नहीं हुआ तो कहोगे नॉट पैलिंड्रोम बस ये इक्वालिटी चेक करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ऊपर रिवर्स फाइंड आउट करते वक्त आपने व्हाइल में कौन सा वेरिएबल यूज किया हुआ है अगर व्हाइल के अंदर आपने ये नम यूज किया है फॉर दिस स्टेटमेंट नम इक्वल टू नम बाय 10 तो फिर इस व्हाइल के बाद आपके नम की वैल्यू क्या होने वाली है 0 तो उस नम को रिवर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते फिर हमें क्या करना पड़ेगा एक और वेरिएबल लेकर हमें उसमें वो ओरिजिनल वेरिएबल नंबर जो है उसको स्टोर करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे देखो अब ये वाला अपना कोड है ये रिवर्स वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है अगर मैं इधर लिख दूं system.out.println num तो ये num की वैल्यू क्या प्रिंट होगी बता सकते हो 0 क्या प्रिंट होगी 0 प्रिंट होगी बघा सगळे पोचले इथपर्यंत the num will become 0 और sum जो है ये आपका 37 प्रिंट हो जाएगा ओरिजिनल num 73 था but due to this statement the value of num becomes 0 num की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई राइट पोस्टले से इथपर्यंत अगर num की वैल्यू 0 हो गई है तो फिर नीचे if में आपके सम को एग्जैक्टली इक्वल टू नम के साथ कंपेयर करके आपका काम नहीं बनेगा समझिए सामने देखो बेटा लिखना नहीं है सम को नम के साथ कंपेयर करके काम नहीं बनेगा क्योंकि सम की वैल्यू तो 37 है नम की वैल्यू क्या हुई है 0 हमें 0 नहीं चाहिए हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए बिफोर चेंजिंग नम तो नम अगर यहाँ चेंज हो रहा है तो हमें बस सिंपली क्या करना है एक एक्स लेना है जिसे क्या असाइन करेंगे नम असाइन कर देंगे बस मेक श्योर आपकी कॉमन मिस्टेक है आप इसको याद रखते हो हाँ सर ने कहा था नम को एक्स में स्टोर कर देना है तो सबसे पहला वही कर देते हो इंट नम इंट एक्स इक्वल टू नम फिर नीचे स्ट्रिंग डॉट 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 प्रिंट एंटर नंबर नम इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट फिर नीचे सब शुरू फिर एक्स को नम के साथ कंपेयर करोगे और फिर कंपाइलर एक एरर दे देगा या फिर गार्बेज के साथ कंपेयर करेगा क्या करेगा एरर देगा कौन सी एरर देगा नम माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड नाउ इनिशियलाइजेशन आपने नम को एक्स पे स्टोर कर दिया तो वो एरर दे देगा बस वो एरर समझकर उसको सही करना जरूरी है चलो ठीक है तो ये एक्स वाला फंडा क्लियर हुआ अब यहाँ सम जो है वो बस आपको किसके साथ कंपेयर करनी है x के साथ कंपेयर करनी है और आपका काम जो है वो हो चुका राइट देन system dot out dot println पैरेंट हो गया बस लॉजिक है जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे लॉजिक आपका बिल्ड हो जाएगा एवरीबॉडी क्लियर विद दिस राइट लिखो नेक्स्ट पॉइंट ब्रेक स्टेटमेंट break the statement break the statement ओके कब यूज किया था हमने ब्रेक अब तक ब्रेक यूज किया क्या कहीं पे यस कहां किया स्विच केस में हमने ब्रेक यूज कर दिया राइट और कहां पे किया नेम्ड ब्लॉक्स में भी हमने ब्रेक यूज कर दिया स्विच के हमने दो टाइप देखे नॉर्मल स्विच जो हम यूज करते हैं दूसरा वैल्यू जनरेटिंग स्विच वैल्यू जनरेटिंग स्विच में हमने ब्रेक यूज किया था नहीं किया वहां पे क्या यूज करना पड़ता है ये भी यूज करना पड़ेगा ब्रेक रिटर्न और कोई भी कीवर्ड हम यूज नहीं कर सकते राइट अब हमें ब्रेक का तीसरा यूज देखना है दो यूज तो हमने देख लिए स्विच में यूज करेंगे नेम्ड ब्लॉक्स का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट करने के लिए भी ब्रेक यूज करते हैं और तीसरा किसी भी लूप को फोर्सफुली टर्मिनेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे ब्रेक का यूज करेंगे किसी भी लूप को मतलब अभी अपने पास कितने लूप है टोटल 4 लूप है तीन वाले लूप के बारे में तो हमें पता है सीसीबीटी में देखा हुआ है यहां पर भी सेम काम करेगा फॉर लूप व्हाइल लूप डू व्हाइल लूप तीनों को ब्रेक यूज करके ब्रेक कर सकते हैं
ओके, एक बार ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया, कंपल्सरी लूप के बाहर चला जाएगा. व्हाट अबाउट फॉर ईच लूप? कैन वी stop execution of for each using break? Java वाले can we stop execution of for each using break? Yes or no? Yes or no? पता नहीं कि नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते नहीं. अरे तुम है तो जाओ, जाओ है ना मुझसे उसका है. हमारे साथ वाला किसी को पता होना चाहिए. कोई भी लूप को ब्रेक यूज करके उसको ब्रेक कर सकते हैं. ये फॉर ईच भी इंटरनली वन ऑफ द थ्री लूप्स यूज करके लूप होगा, तो हम उसको भी ब्रेक यूज करके ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, अब हमें बस ये सोचना है हाउ शुड वी यूज ब्रेक टू ब्रेक द स्टेट, ब्रेक द लूप. राइट, तो देखते हैं. तो दो यूज तो हमें क्लियर हो चुके हैं, अब तीसरा समझते हैं. सी वी हैव for I is equal to 1, I less than equal to 5, I plus plus. अंदर हमने स्टेटमेंट लिखा system dot out dot println I is equal to plus I. ओके, और हमने इधर लिखा डायरेक्टली ब्रेक. ओके, ब्रेक. अब अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा ये जरा समझ लेते हैं. वी हैव सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आउट ऑफ लूप, आउट ऑफ लूप. ओके, अब एग्जीक्यूशन जो है आपका वो यहां से शुरू हुआ फॉर i is equal to 1. ओके, i equal to 1 एग्जीक्यूटर किधर गया, i less than equal to 5, ये ट्रू हुआ. अब यहां से अंदर आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेना है, क्या प्रिंट करेगा 1 और फिर सीधे ब्रेक. और ब्रेक एग्जीक्यूट होते ही एग्जीक्यूटर किधर जाएगा, आउट ऑफ लूप, और प्रिंट करेगा आउट ऑफ लूप. समझ गए? तो ब्रेक का एक सिंपल सा काम है. अगर किसी लूप के अंदर ब्रेक एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपका ब्रेक इमीडिएटली उस लूप का एग्जीक्यूशन जो है वो टर्मिनेट कर देगा. लूप का एग्जीक्यूशन क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा, और लूप के बाहर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है वहां से आपका एग्जीक्यूशन शुरू करेगा, वहां से आपका एग्जीक्यूशन शुरू करेगा. सो व्हाट इज द जॉब ऑफ ब्रेक, टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप. बाकी क्या बोला इसमें, लूप का एग्जीक्यूशन कहां तक है, ब्रेक के बाद कोई स्टेटमेंट है कि नहीं, ब्रेक से पहले कितने एग्जीक्यूट हुए, लूप कितना एग्जीक्यूट हुआ, आधा हुआ, पूरा हुआ, कोई डेटा नहीं. जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा एग्जीक्यूटर लूप के बाहर निकल जाएगा. समझ गए हो? दैट इज व्हाई यहाँ पे देखो कितने इटरेशंस होने वाले हैं आपके लूप के. कितने होंगे, सिर्फ एक. वो भी ब्रेक के बाहर या फिर ब्रेक के बाद जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होने वाला. नो इन स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट. समझ रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ से फिर इटरेशन हुआ. ड्यू टू दिस लॉजिक कहता है ब्रेक स्टेटमेंट आपका हमेशा किसी ना किसी कंडीशन में होना चाहिए. अगर आप ओपनली ब्रेक लिखोगे तो आपके लूप का सिर्फ एक ही इटरेशन होने वाला है. आपके लूप में कितने इटरेशन होंगे, सिर्फ एक इटरेशन होने वाला है अगर आप ओपनली ब्रेक लिखोगे तो. इसलिए हमें उसे हमेशा कहां लिखना है, किसी न किसी कंडीशन. कौन सी कंडीशन में, तो जब हम लूप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी वैल्यूज है जिन वैल्यूज पे हमें अपने लूप का एग्जीक्यूशन रोक देना है. ऐसी वैल्यूज हमें नहीं चाहिए इन द एग्जीक्यूशन. ऐसी वैल्यूज पे हमें लूप में क्या कर देना है, ब्रेक स्टेटमेंट लिख देना है. क्लियर हो गया? राइट, जो पहला स्टेटमेंट, पहला सवाल सिंपल सा, ब्रेक स्टेटमेंट हम किस लिए यूज कर रहे हैं. सबसे पहले stop the execution of switch case. दूसरा,
stop the execution of neighbor blocks. तीसरा, stop the execution of any loop. Okay, if you write break openly in the loop, how many iterations will take place? Only one. In that case, only one iteration. The condition size will be एक iteration होगा बार आएंगे. That is why we always write break inside some condition. Okay, भाई अगर ऐसी condition आई तो अपने execution को रोक दो. तो फिर हम break को हमेशा कहाँ लिखेंगे? Inside some condition. तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ if I exactly equal to 3 तो ही ब्रेक कर देना है, नहीं तो एग्जीक्यूशन चालू रखो. तो आउटपुट क्या रहेगा बताओ? 1 2 या 1 2 3? 1 2 3 भी होगा गधों, 3 भी प्रिंट होगा, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं? पहले प्रिंट कर रहे हैं, फिर कंडीशन चेक करके ब्रेक कर रहे हैं. तो आई की वैल्यू पहले 3 होगी, फिर वो प्रिंट होगी, प्रिंट होने के बाद कंडीशन चेक होके ब्रेक से हम क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे. कंडीशन चेक होके फिर हम ब्रेक से बाहर निकल जाएंगे. क्लियर हो गया सबको? राइट, ठीक है. तो ब्रेक स्टेटमेंट क्लियर हो गया. चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा. देखो ब्रेक we use break statement to terminate the execution of switch case, comma, named blocks and loops switch case, named blocks and the loops. When we use break, उसी में कंटिन्यू करो. When we use break, there must be at least one. There must be at least one switch or named block or loop, or named block or loop, including your break statement. Otherwise, compiler will generate error. Compiler will generate error. हो गया? ठीक है, लिखो. नेक्स्ट पॉइंट. Break. When we use break inside a loop, we must have to mention it inside some condition. Also, writing break openly in the loop will cause termination of the loop. In the first iteration only. Termination of the loop in first iteration only. For example, ये वाला ही एग्जांपल लिख लो. इसका आउटपुट रहेगा 1 and then out of loop
हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब ये बताओ इस वाली केस में एग्जीक्यूशन कैसे होगा। हमने लिखा हुआ है एक फॉर लूप, ठीक है, अंदर है एक if, फिर उसके अंदर है एक ई, और फिर यहाँ हमने मेंशन किया हुआ है ब्रेक, ठीक है। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 1, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 2, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आउट ऑफ लूप। तो जब ये ब्रेक वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आपका एग्जीक्यूटर कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, आउट ऑफ लूप, राइट। व्हाट डज इट मीन, इट मींस break always breaks loop only, no matter how deeply you have nested that break inside the loop using if else or something else, okay। तो आपने किसी भी लूप के अंदर अपना ब्रेक कितना नेस्ट किया हुआ है फिर से इसी को ही करना है। ब्रेक हमेशा किसको ब्रेक करेगा, करंट लूप को ब्रेक करेगा, बस वो लूप ब्रेक को इंक्लूड करने वाला होना चाहिए, समझ गए। ऐड कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, break always breaks, break always breaks current loop, no matter how deeply you have nested it inside a loop, no matter how deeply you have nested it inside a loop, no matter how deeply you have nested it inside the loop। For example, ये वाला एग्जांपल एक नोट कर लो, ब्रेक से आप सीधा जाओगे आउट ऑफ लूप के पास। चलो हो गया, यही सेम एग्जांपल लिख लो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में अब ये देखो, मान लो अपने पास कुछ नेस्टेड लूप्स है, जैसे कि वी हैव फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस, और इस लूप के अंदर हमने और एक लूप लिखा हुआ है फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 3, j प्लस प्लस, ओके। और फिर इसके अंदर हमने लिखा if j exactly equal to 2, break, and then we have system dot println out of j, और यहाँ फिर system dot println out of r। तो ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये किसको ब्रेक करेगा और कहाँ पे जाकर एग्जीक्यूशन शुरू करेगा, ब्रेक के बाद आपका एग्जीक्यूटर किधर पहुंचेगा, आउट ऑफ जे, करेक्ट। ब्रेक के बाद आपका एग्जीक्यूटर पहुंचेगा यहाँ आउट ऑफ जे। इसका मतलब लूप अगर नेस्टेड है तो आपके ब्रेक को इंक्लूड करने वाला जो करंट लूप है, ब्रेक सिर्फ उसी को ब्रेक कर सकता है। अगर हमें ये आई वाले लूप को ब्रेक करना रहा, then where should I write the break statement? J वाले लूप के बाहर, I वाले लूप के अंदर, मतलब आउट ऑफ J वाली ये जो स्कोप है, यहाँ हमें ब्रेक वाला स्टेटमेंट मेंशन करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, बराबर समझ लेगा। लेकिन आगे कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। इसको ब्रेक करेगा ब्रेक हमेशा करंट लूप। If loops are nested, it will break current loop। करंट लूप मतलब कौन सा,
जो इमीडिएटली ब्रेक स्टेटमेंट को इंक्लूड कर रहा है, मतलब ब्रेक से बाहर जाते ही जो पहला लूप मिलेगा वो ब्रेक होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं, लिखो if we use break in nested loops, if we use break in nested loops, और कोई और सब if we use break in nested loops, then it always breaks its current loop. It always breaks its current loop. For example, ये सामने वाला एग्जांपल लिख लो, ब्रेक के बाद जाएगा आउट ऑफ j क्लास। चलो हो गया, ठीक है, ओके। तो ब्रेक के साथ फैमिलियर हो गए हो, राइट, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इनफाइनाइट लूप। तो सोचो इस वाले लूप में कहीं भी कोई भी इटरेशन हमने नहीं लिखा, राइट, तो कंडीशन फॉल्स होने का कोई सवाल ही नहीं है। देन व्हाट विल बी द आउटपुट, समझिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस लूप? हाँ, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हेलो, एरर आएगी, इनफाइनाइट हेलो, इनफाइनाइट हेलो, कौन बोल रहा है? दिख रहा है ना? हाँ, क्या होगा बताओ? इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट जाएगा। चलो ये बताओ वाइल का सिंटैक्स क्या है बेटा? बूलियन एक्सप्रेशन, बताओ है देखी तो वाइल में क्या है? बूलियन एक्सप्रेशन। क्या होना चाहिए? बूलियन एक्सप्रेशन। क्या होगा बोलो बेटा? वाइल के अंदर क्या है? यानी सिंटैक्स में क्या होता है? बूलियन एक्सप्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन? ऐसा स्टेटमेंट जिसका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा? बूलियन रहेगा, ट्रू और फॉल्स रहेगा। ओके, अब सामने जो लूप है, क्या उसके स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स वाला रिजल्ट है? नहीं है, सिंपल से इंटीजर है। क्या करेगा कंपाइलर? एक मास एरर दे देगा, तो एक बूलियन एक्सप्रेशन चाहिए, आपने क्या मेंशन किया हुआ है? इंटीजर मेंशन किया हुआ है, तो वो तो आपका काम नहीं करने वाला, राइट। तो ये जो कोड है ये तो आपको एरर देगा। चलो इस एरर को थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं और इसको हटा के इधर क्या लिखना पड़ेगा? फॉर इनफाइनाइट लूप आई हैव टू राइट हियर ऑलवेज ट्रू कंडीशन। ओके, ऑलवेज ट्रू कंडीशन क्या होगी? यू कैन डायरेक्टली राइट ट्रू और यू कैन से while 1 less than equal to 3, that is also always a true condition, or you can say while 1 exactly equal to 1, that is also always a true condition। अब इसके अंदर अगर हम लिख रहे हैं printf hello, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट प्रिंट हो जाएंगे, समझ गए? सो ऑल दीस थ्री आर एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट लूप। तो आपको
एक एग्जांपल और लिखना है, ये वाला while 1 system.out.println hello। ये एग्जांपल क्या करेगा, आपको एरर देगा, क्योंकि ये 1 जो है ये इंटीजर है, ये बूलियन एक्सप्रेशन नहीं है। समझ गए? इनफाइनाइट लो, एक स्टेटमेंट ऐड कर लेते हैं, लिखो the loops with the always true condition, the loops with always true condition are called infinite loops. The loops with always true condition are called infinite loops. For example, तीन सही एग्जांपल लिख लो, एक फॉर वाला भी डाल दो उसमें, और फिर एक वो एरर वाला एग्जांपल भी लिखो। दिस इज वैलिड इन CCPP बट नॉट इन जावा, ये नोट कर लेना वहां पे। हो गया? चलो अब एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। व्हाइल और फॉर दोनों का डिफरेंस आप सबको पता है, पर एग्जांपल ले आते हैं। क्यों क्या वेरिएबल में जो लिखा है व्हाइल 1 नीड्स बूलियन एक्सप्रेशन वैलिड इन CCPP बट नॉट इन जावा, नोट कर लो। ओके, अब एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनो। एग्जांपल कहता है keep scanning a number from user until he enters 0, print addition of all numbers। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या करना है हमें, यूजर से जो है नंबर स्कैन करते रहना है जब तक यूजर क्या एंटर नहीं करता, 0 एंटर नहीं करता। 0 जैसे एंटर करेगा वी विल स्टॉप, और फिर हमें सारे इंटीजर्स की एडिशन प्रिंट कर देंगे। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहली स्टेप क्या कहती है, कीप स्कैनिंग नंबर्स। कितने इटरेशंस होंगे, कुछ समझ रहे हो क्या? नहीं। ओके, दूसरी बात, डू यू हैव टर्मिनेटिंग कंडीशन? यस। कब रुकना है? 0। मतलब नंबर ऑफ इटरेशंस पता नहीं है, लेकिन टर्मिनेटिंग कंडीशंस अपने पास है। तो कौन से लूप के साथ जाएंगे? व्हाइल लूप के साथ जाएंगे। यूजर से डेटा स्कैन करना है, मतलब वी नीड स्कैन है system.in। ओके, अब आगे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंटरनल। अब हमें व्हाइल लूप के साथ जाना है, ठीक है? अब ये जो दूसरी कंडीशन है ये भी समझो। दूसरी मतलब क्या, कि अपना कोड कहता है कीप स्कैनिंग डेटा। यहां हमें नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं करना। जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट होगी कि आपके कोड में आपको नंबर ऑफ इटरेशंस पता नहीं है, ऐसी सिचुएशन में वी यूजुअली गो विद इनफाइनाइट व्हाइल लूप्स। इसके साथ जाते हैं इनफाइनाइट व्हाइल लूप्स। जरूरी नहीं कि हर बार इनफाइनाइट के साथ ही जाओ, आप उसकी कंडीशन जो है वो फाइनाइट वाली कंडीशन भी डाल सकते हो, बट यूजुअली वी गो विद व्हाट, इनफाइनाइट व्हाइल लूप्स। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, कीप स्कैनिंग नंबर अंटिल यूजर एंटर्स 0। तो कीप स्कैनिंग नंबर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। किसको सॉल्व करेंगे? कीप स्कैनिंग नंबर। ओके, कीप स्कैनिंग मतलब प्रोसेस कंटिन्यू करनी है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब आई कैन राइट ट्रू, और ये हो गया। अब ये इनफाइनाइट लूप चलेगा। इनफाइनाइट लूप के अंदर नंबर स्कैन करना है, तो हम कहेंगे num is equal to sc dot next enter, और इधर यूजर को एक मैसेज दे देते हैं system dot out dot println enter numbers और 0 to stop। हो गया, ठीक है? और ये नंबर जो आपने स्कैन किया हुआ है इसको प्रिंट कर देते हैं
num is equal to plus num। सेव कर लेते हैं इसको, ओके, और रन करके देखते हैं। डन, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। लेट्स रन इट। जावा प्रोग्राम 1 एंटर नंबर्स और 0 टू स्टॉप। चलो मैंने नंबर डाल दिया 12, ओके, num इक्वल टू 12, देन आई एंटर्ड 4 6 6। नंबर्स जो है हम एंटर कर रहे हैं। रुकेगा अभी? नहीं रुकेगा। कब रुकना चाहिए? 0 देने के बाद। अभी 0 दूंगा तो रुकेगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि इसके लिए हमने कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं की है, राइट। तो ये हो गया इनफाइनाइट। अब इसको रोक देते हैं, क्रॉस करें, ओके, कंट्रोल सी, डन। फिर एक एक्सेप्शन आएगा, जाके दोस्तों कंट्रोल सी करके आप उसको रोक दो, ठीक है। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे है, कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज नहीं करा जाता, सीपीयू की आदत होती है, इनफाइनाइट है तो उसको क्लोज कर दो, फिर वापस आएगा, ये नहीं आएगा, फिर से ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल सी करके उसको क्लोज कर देना है। तो अब हमें क्या करना है, अपना जो इनफाइनाइट लूप है उसे 0 पे रोक देना है। तो टर्मिनेटिंग कंडीशन हुई इफ num exactly equal to 0 stop the execution of loop। फोर्सफुली हमें एग्जीक्यूशन ऑफ लूप जो है स्टॉप कर देना है। तो क्या यूज करेंगे? ब्रेक का, हो गया, ठीक है। चलो अब इसको रन करके देखते हैं। रन, एंटर नंबर्स और 0 टू स्टॉप, ठीक है। नंबर्स हम एंटर कर रहे हैं और फिर मैंने दिया 0 और आपका कोड जो है वो स्टॉप हो चुका, राइट। तो अपना पहला टास्क जो है वो कंप्लीट हुआ। कौन सा? कीप स्कैनिंग द नंबर फ्रॉम यूजर अंटिल ही एंटर्स 0। अब हमें क्या करना है, जितनी भी नंबर्स को एंटर कर रहा है सबके एडिशन कर देनी है, ओके। अब नंबर तो हमने स्टोर नहीं किए हुए हैं, तो जैसे जैसे एंटर करेगा सम वेरिएबल में उसको ऐड कर देंगे। जैसे जैसे एंटर करेगा क्या करेंगे, सम वेरिएबल में हम उसको ऐड कर देंगे। तो सम वेरिएबल में ऐड करने के लिए इधर एक सिंपल सा स्टेटमेंट चाहिए। ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं सम। क्या सेट करेंगे इसको? 0 एंड देन सम इक्वल टू सम प्लस नम। हो गया, क्लियर हुआ, राइट। चलो सेव कर लिए इसको, कंपाइल। अच्छा क्या नहीं किया अभी, सम को प्रिंट नहीं किया। सम इज इक्वल टू प्लस सम, फोर 6 एंड 0, और ये सम जो है यहाँ 12 प्रिंट हो चुकी है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, कर लो। चलो हो गया, ठीक है, ओके। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Keep scanning the number from user until 0, until he enters 0. Count positive and negative values.
and negative values. From positive and negative values. चलो हो गया। ओके, तो लूप्स के साथ फैमिलियर हो गए। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्या कंडीशन हमें इंप्लीमेंट करनी है। अगर नम की वैल्यू 0 है सबसे पहले तो ये चेक करना है, अगर 0 होगा तो ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे। लॉजिकली टर्मिनेटिंग कंडीशन पहले होनी चाहिए, उसके बाद जो आपको काम करना है वो आप काम करोगे। राइट, तब क्या काम करना है हमें, इफ num is less than 0 तो हमें काउंटर चाहिए नेगेटिव वैल्यूज का। राइट, तो हम कहेंगे int काउंटर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज और से नेगेटिव वैल्यूज एंड पॉजिटिव वैल्यू। ओके, इन्हें क्या असाइन करेंगे, 0 0। इफ num is less than 0 नेगेटिव प्लस प्लस, और फिर सीधे एल्स में लिख सकते हैं क्या, पॉजिटिव प्लस प्लस, या फिर कंडीशन लिखनी पड़ेगी नम इज ग्रेटर देन 0। नहीं, अगर नम लेस देन 0 नहीं है तो डेफिनेटली क्या है, ग्रेटर देन 0 है। नम 0 भी नहीं है, 0 होता तो ऊपर वाली कंडीशन क्या हो जाती, ट्रू होके हम ब्रेक करके बाहर निकल जाते। पाठ्यमाची अपना ध्यान सामने रखो बेटा, लिखना नहीं है जब मैं पढ़ा रहा हूँ, सामने देखो। एंड देन वी हैव टू गो विद पॉजिटिव प्लस प्लस, राइट। और ये सब होने के बाद यहाँ पे बस आपको रिजल्ट प्रिंट कर देने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले। क्लियर हो गया सबको, राइट? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, लिखो नेक्स्ट पॉइंट है नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स, नेस्टेड लूप्स। ओके, नेस्टेड लूप का एग्जीक्यूशन देखते हैं। और नेस्टेड लूप्स जो है वो हमें मोस्टली यूज करने हैं टू प्रिंट पैटर्न्स। क्या प्रिंट करने हैं, पैटर्न्स प्रिंट करने हैं। तो दो तीन पैटर्न्स देखेंगे प्रिंट करने कैसे है, बाकी आपको अपना लॉजिक थोड़ा सा उस पे डेवलप करना होगा। राइट, पूरा जैसे सीसीपीयू में होता है वो हम नहीं देख सकते, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। चलो ठीक है, तो वी
लेट्स गो विथ नेस्टेड लूप्स। अब अपने पास दो वेरिएबल्स हैं, चलो एक इंट आई है और एक जे है, और मैंने लूप्स लिखे फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस, देन फॉर j is equal to 1, j less than or equal to 3, j plus plus, और फिर अंदर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट j। प्रिंट का मतलब क्या है? कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, प्रिंट करने के बाद उधर ही रुकेगा। ओके, और ये फॉर लूप प्रिंट होने के बाद हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, हो गया। ठीक है, प्रिंट करेगा और फिर कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे भेज देगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। किसी भी लूप वाले कोड का एग्जीक्यूशन करने की जो मेथड है उसको समझो, ट्रेस द आउटपुट में ये आपकी हेल्प करेगी। सबसे पहले जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके पास सबको लिख लो। तो हमने लिख दिया यहाँ पे एक आई है और एक जे है। ओके, ये हमने वेरिएबल्स लिख लिया। लेट्स स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन आपका शुरू हुआ कहां से? i इक्वल टू 1 से। तो i की वैल्यू क्या हुई? 1। फिर यहां से कहां पे जाएगा बताओ? कंडीशन इज 1 लेस देन इक्वल टू 3, यस। तो कंडीशन ट्रू करके एग्जीक्यूटर अंदर आया। अब रूल क्या कहता है, एक बार लूप की कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर आने के बाद अंदर आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है फ्रॉम ओपनिंग ब्रैकेट टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ द लूप, आपने अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है सब कुछ एग्जीक्यूट करके फिर आपको इटरेशन के पास जाना है। तो अंदर हमने जो है ये वाला कोड लिखा हुआ है। तो जब ट्रू करके एग्जीक्यूटर अंदर आएगा, पूरा कोड एग्जीक्यूट करने के बाद फिर किधर जाएगा? इटरेशन के पास से जाएगा। पूरा कोड एग्जीक्यूट करने के बाद फिर इटरेशन के पास से जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसको अब एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो i लेस देन इक्वल टू 3 जो है ये ट्रू हो चुका, ट्रू होके एग्जीक्यूटर अंदर आया। अब ये j वाला फॉर लूप जो है इसका एग्जीक्यूशन शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ? j इक्वल टू 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j? 1। ओके, इसके बाद कहां पे जाएगा बताओ? कंडीशन इज 1 लेस देन इक्वल टू 3, यस। एग्जीक्यूटर अंदर आया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट j, क्या प्रिंट करेगा? 1 प्रिंट हुआ। और प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से कर्सर जो है सेम लाइन पे रुका हुआ है, नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया। अगर हम प्रिंट लाइन लिखते तो क्या होता? फिर नेक्स्ट लाइन पे जाता, लेकिन अभी नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया हुआ है। ओके, अब आगे प्रिंट j के बाद किधर जाएगा? j++। सो द वैल्यू ऑफ j बिकम्स 2। j++ के बाद जाएगा कंडीशन के पास। जैसा हमने कहा था लूप जो है पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो j++ 2 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू हुआ, अंदर आएगा प्रिंट j, इट विल प्रिंट 2। और आपका कर्सर फिर एक बार नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा। फिर j++ होगा, j की वैल्यू हुई 3 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू हुआ, अंदर आया प्रिंट j, 3 प्रिंट हुआ। फिर j++ j की वैल्यू क्या हुई? 4। अब जो कंडीशन चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 3, ये क्या हो जाएगी? फॉल्स। फॉल्स होती ही j वाले लूप से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद क्या प्रिंट किया? प्रिंट ln। प्रिंट ln एग्जीक्यूट होते ही ये यहाँ पे एक स्पेस होगी नहीं होगी डजंट मैटर, बस आपका कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। कर्सर आपका किधर आएगा? नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। समझ रहे हो? राइट। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद देखो प्रिंट ln एग्जीक्यूट हुआ, इसका मतलब क्या है? i वाले लूप के अंदर जो भी लिखा था सब कुछ एग्जीक्यूट हुआ। अब प्रिंट ln के बाद एग्जीक्यूटर किधर पहुंचेगा? i++। और i की वैल्यू क्या होगी अभी? 2। द वैल्यू ऑफ i बिकम्स 2। करेक्ट, राइट। अब यहां से जाएगा i वाले कंडीशन के पास, is 2 लेस देन और इक्वल टू 3, यस, ट्रू हुआ। अब यहां से आगे जो होगा वो बहुत जरूरी है।
जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी एग्जीक्यूटर विल गो इनसाइड, और अंदर आने के बाद अंदर जो कुछ भी है सबका एग्जीक्यूशन फिर से करेगा। सबका मतलब ये जो फॉर लूप है जे वाला, इस जे वाले फॉर लूप का एग्जीक्यूशन भी इनिशियलाइजेशन से शुरू करेगा। कहां से शुरू करेगा? इनिशियलाइजेशन से शुरू करेगा। सही है, ओके। तो इनिशियलाइजेशन से अगर शुरू करेगा तो बताओ जे की वैल्यू क्या हो गया? फिर से एक बार 1, देन 1 लेस देन इक्वल टू 3 क्या हुआ? ट्रू। अंदर आएगा प्रिंट जे, क्या प्रिंट किया? 1। फिर जे प्लस प्लस क्या होगा? 2। 2 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू हुआ। फिर प्रिंट जे, प्रिंट करेगा 2। फिर जे प्लस प्लस क्या होगा? 3। फिर कंडीशन ट्रू, प्रिंट जे, क्या प्रिंट किया? 3। जे प्लस प्लस क्या हुआ? 4। कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होके बाहर निकलेगा प्रिंट एलन, और आपका एग्जीक्यूटर नेक्स्ट लाइन पे पहुंचेगा। अब जे वाला लूप देखकर मुझे बताओ जब जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा क्या प्रिंट करेगा? 1 2 3 कौन सी वैल्यू पे फॉल्स होगा? तो 4 पे फॉल्स हो जाएगा। हर बार क्या प्रिंट करेगा? 1 2 3 और 4 पे फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो फिर प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन i प्लस प्लस अब होगा 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू हुआ। अंदर आके जे वाला एग्जीक्यूशन फिर से 1 से स्टार्ट होगा, और क्या प्रिंट करेगा बताओ? पूरा 1 2 3, करेक्ट। इट विल प्रिंट 1 2 एंड 3, डन। और जब जे की वैल्यू 4 होगी वो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगी प्रिंट लाइन, नेक्स्ट लाइन, फिर i प्लस प्लस i की वैल्यू क्या हुई? 4। नाउ 4 लेस देन इक्वल टू 3 फॉल्स होके नीचे आएगा, और इधर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन i इज इक्वल टू i, j इज इक्वल टू j। क्या होगा i और j बताओ? i की वैल्यू क्या होगी? 4, j की वैल्यू 4। क्लियर हो गया? एग्जीक्यूशन समझ गए? इसमें समझने वाली बात यही है, जब बाहर वाले लूप की कंडीशन ट्रू करके अंदर आओगे, अंदर वाला एग्जीक्यूशन फिर से शुरू करना है फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि जे वाली वैल्यू हमेशा 1 से शुरू होगी, मैं कह रहा हूं अंदर जो है उसका एग्जीक्यूशन फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू करना है। अब अंदर है जे का लूप, और जे की बिगिनिंग कहां से हो रही है? इनिशियलाइजेशन से, तो वहां से आपको शुरू कर देना है एग्जीक्यूशन। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो एक लूप आप एग्जीक्यूट करो। बाकी यूनिट हुआ, चलो ये मेरे साथ लिख लो, फॉर इसका देखो आउटपुट क्या आएगा। हो गया? क्या मिला? 1, दूसरी रो, तो तीसरी 1 2 3। ओके, चलो ये वाला एक कर लो, फॉर i इज इक्वल टू 5,
j is equal to 1, ऊपर शुरुआत j equal to 1 से करेंगे, I equal to 5, I greater than or equal to 1, I minus minus. हो गया, ठीक है, क्या मिला? पहली रो क्या प्रिंट हुई? 1 2 3 4 5, दूसरी 1 2 3 4, तीसरी, चौथी, पांचवी, शाबाश। क्या प्रिंट? 1 1 1 1 1 5 बार, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक बार, जब कर से और we have I and we have J. अब J कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से, और एक तरफ 1 किससे? 5% आंसर। I शुरू होगा 5 से, go from the beginning. स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होना चाहिए। इकडे लक्ष राहू दे बाबा, बंद करा था लेट्स, देखो यहाँ पे। अब आपका एग्जीक्यूटर जो है पहले इनिशियलाइजेशन पे गया, I की वैल्यू क्या होगी? 5, फिर गया कंडीशन पे, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ट्रू हुआ, फिर अंदर आया, इनिशियलाइजेशन है ही नहीं तो वो स्किप हो गया सिंपली। ओके, इनिशियलाइजेशन स्किप हो गया, वो लिखा ही नहीं है। सेमीकोलन जरूरी है, वो हमें दिया हुआ है। सेमीकोलन इज द सोल ऑफ योर लूप फॉर लूप, वो होना ही चाहिए। अगर आप उसको मिस कर देते हो इट विल जनरेट एरर। ओके, बाकी इनिशियलाइजेशन वगैरह सारे स्टेटमेंट्स आप स्किप कर सकते हो। ओके, बट ये सेमीकोलन जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए। तो ये तो गया, इसके बाद किधर जाएगा? कंडीशन। कंडीशन क्या हुई? j लेस देन इक्वल टू i, व्हाट इज j? 1 लेस देन इक्वल टू 5 तो ट्रू हुआ, अंदर आएगा j प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट होगा? 1, फिर j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू हुआ, अंदर आया printf j, 2 प्रिंट हुआ, फिर j प्लस प्लस 3 हुआ, 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू हुआ, अंदर आएगा 3 प्रिंट करेगा, वैसे ही 4 भी प्रिंट करेगा, फिर 5 प्रिंट करेगा, फिर j की वैल्यू क्या होगी? 6, और जैसे 6 होगी कंडीशन फॉल्स होके बाहर निकल जाएगी, प्रिंट ln। अब आए नेक्स्ट लाइन पे, फिर होगा i माइनस माइनस, i की वैल्यू क्या हो गई? 4, द वैल्यू ऑफ i इज 4। आगे 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ट्रू, ट्रू होके एग्जीक्यूटर अंदर आया, अंदर आते ही नो इनिशियलाइजेशन, व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ j? 6, is 6 लेस देन इक्वल टू 5? फॉल्स, फॉल्स होते ही यहां से बाहर क्या? प्रिंट ln, नेक्स्ट लाइन
फिर किधर जाएगा i माइनस माइनस i की वैल्यू क्या हुई 3। क्या j की वैल्यू बदल रही है? नहीं। क्या वो आगे i की किसी भी इटरेशन के लिए j की वैल्यू बदलेगी? नहीं। बस एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा प्रिंट लेन वाला। तो जब 3 है प्रिंट लेन, 2 है प्रिंट लेन, 1 है प्रिंट लेन, फिर 0 जब होगा फॉल्स होके बाहर निकल जाएगा और फिर यहाँ आपका प्रॉम्प्ट जो है वो फिर से एक बार दिखने लगेगा। इधर कर्सर आपका ब्लिंक हो रहा है। सो दिस इज द आउटपुट। क्लियर हो गया? 1 2 3 4 5 और नीचे वो 4 बार प्रिंट कर देगा। डन। पता लग रहा है ये कई बने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3। ये कौन सी, ये वो कैटेगरी है जिन्हें थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस है। क्या क्या है 1 2 5। ओके, फिर नीचे क्या है 1 2 5। चलो लिखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। बाकी इसमें क्या हो रहा है इसके साथ कोई लेना देना नहीं, बस वो नंबर्स लिखो, आउटपुट लिखो। ओवर कॉन्फिडेंस मरोगे ओवर कॉन्फिडेंस पे। चलो ठीक है। तो ये पैटर्न्स कैसे प्रिंट हो रहे हैं समझ रहे हो? हमें एग्जैक्टली वही सोचना है कि पैटर्न जब हमें प्रिंट करने हैं तो हमें कैसे प्रिंट करने होंगे। राइट, चलो ट्राई कर लेते हैं। बट तो इस रुकिएगा अब सेंटर लिखा और टेक वाला टेक सा गया लास्ट फॉरवर्ड लिखा था उसी से लिखे बॉक्स। चलो अब नाम लगाने के प्रेजेंट लॉक करता हूं फटाफट। ऑनलाइन वाले छुट्टी कब हो गया? चलो एक काम कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ 6 वी विल स्टार्ट एट 5। ठीक है? हाँ चलो ठीक है, फिर सेम टाइम 5:45 को शुरू करेंगे। संडे को जो है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल लेना बच्चों, वो थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे संडे को मॉर्निंग में। ठीक है? लेक्चर और प्रैक्टिकल दोनों करेंगे। चलो जल्दी भी लॉन्ग लगा भी जरा से इधर निकल। चलो जल्दी भी लाओगे सब बैठ रहा। चलो ऑनलाइन वाले चलो उद्या भेटूया 5:45 5:45 ला लेक्चर चालू करायचं आपल्याला, त्याच्या आधी पोहोचायचं।